पाठ्यक्रम संरचना और आधुनिक भारत के इतिहास के कालखंडों का परिचय दिया गया था। आधुनिक भारत का इतिहास 1750 ईस्वी से 1991 ईस्वी तक के विस्तृत कालखंड को समेटता है, जिसमें ब्रिटिश विजय, राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद का भारत शामिल है। भारत में यूरोपियों का आगमन 14वीं से 16वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। पुनर्जागरण ने मानवीय ज्ञान को नई दिशा दी। धर्म सुधार आंदोलन ने पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था को चुनौती दी। वैज्ञानिक क्रांति ने तर्कसंगत सोच को बढ़ावा दिया और भौगोलिक खोजें नए क्षेत्रों की ओर यूरोपीय राष्ट्रों को अग्रसर करी। इन परिवर्तनों से प्रेरित होकर पश्चिमी यूरोपीय देशों के साहसिक व्यापारी समुद्री मार्गों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने लगे। इस प्रक्रिया में न केवल व्यापार का विस्तार हुआ, बल्कि उपनिवेशों की स्थापना भी हुई। इसी क्रम में यूरोपीय व्यापारियों का समुद्री मार्गों से भारत आगमन हुआ। इन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, हॉलैंड या डच इत्यादि देशों की व्यापारिक कंपनियां थीं। ये व्यापारिक कंपनियां भारतीय शासकों की अनुमति से व्यापारिक केंद्रों की स्थापना करती थीं। भारत में व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की महत्वाकांक्षा के कारण इन व्यापारियों के बीच आपस में तीव्र टकराव भी हुआ। इन यूरोपीय व्यापारियों का मुख्य उद्देश्य था भारत से कपड़ों और मसालों के व्यापार में लाभ कमाना तथा इस व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों के व्यापार में लाभ भारतीयों को भी अधिक होता और व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहता था। हालांकि 18वीं सदी तक आते आते उपनिवेशों के दृष्टिकोण से ब्रिटेन की गिनती दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली देशों में होने लगी थी। भारत में ब्रिटेन के पहले से ही बहुत सारे व्यापारिक केंद्र स्थापित हो चुके थे, जैसे मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। पुर्तगाल और हॉलैंड ने किसी न किसी रूप में भारत पर ब्रिटेन के प्रभाव को स्वीकार कर चुके थे। हालांकि फ्रांसीसियों से ब्रिटेन को अभी भी चुनौती मिल रही थी, परंतु 18वीं सदी के मध्य तक भारत की राजनीतिक परिस्थितियां साम्राज्य विस्तार के लिए अनुकूल हो गई थीं। 18वीं सदी में भारतीय राज्य एवं राजनीतिक दशा 1707 ईस्वी तक भारत के एक बड़े भूभाग पर, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश भी सम्मिलित थे, मुगलों का नियंत्रण था। परंतु विभिन्न कारणों से मुगल वंश का पतन हुआ। मुगलों की सत्ता धीरे धीरे दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक सिमट कर रह गई। इसके फलस्वरूप भारत में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। इन नवोदित क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना दो प्रकार से हुई। कुछ राज्यों की स्थापना स्वयं मुगल सम्राटों के अधिकारियों ने की, जबकि अन्य राज्यों की स्थापना स्थानीय महत्वाकांक्षी और मुगल विरोधियों ने की। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य स्थापित हुए। बंगाल में नवाबों का शासन था, जो काफी समृद्ध और शक्तिशाली था। अवध में भी नवाबों का शासन स्थापित हुआ, जो उत्तरी भारत में एक महत्वपूर्ण केंद्र था। रुहेलखंड, फर्रुखाबाद और जाटों का राज्य भी महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तियां थीं। राजस्थान में कई छोटे बड़े राज्य थे, जिनमें मेवाड़, मारवाड़ और आमेर प्रमुख थे। मराठों का शासन गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक जैसे विस्तृत क्षेत्रों पर विस्तृत था। हैदराबाद में निजाम का शासन दक्षिण भारत की एक प्रमुख शक्ति थी। मैसूर में वडियार वंश के अलावा हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान का शासन था, जो शक्तिशाली सैन्य संगठन के लिए जाने जाते थे। कर्नाटक में नवाबों का शासन था। केरल में विभिन्न राज्य थे, जिनमें त्रावणकोर उल्लेखनीय था। उत्तर पश्चिम में सिंध में अमीरों का शासन था, जबकि पंजाब में रणजीत सिंह एक शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे। 18वीं सदी भारत में क्षेत्रीय राज्यों का युग था। इस काल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। क्षेत्रीय राज्यों के बीच परस्पर संघर्ष अत्यधिक तीव्र थे। प्रत्येक राजा अपने प्रभाव को बढ़ाने और पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन करने का प्रयास करता था। भारतीय राज्य में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष भी एक सामान्य घटना थी, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती थी। दरबारों में गुटबंदी आम बात थी, जहां विभिन्न सामंत और सेनापति एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते थे। बाहरी आक्रमणों ने भी भारत की राजनीतिक स्थिति को जटिल बनाया। उत्तर पश्चिम की ओर से अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण भारतीय राज्यों के लिए एक गंभीर खतरा साबित हुए। अब्दाली के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप लगभग 2 दशकों तक 1729 से 1767 तक उत्तर और पश्चिम भारत में राजनैतिक अस्थिरता बनी रही। इस अवधि में भारतीय राजाओं को न केवल पारस्परिक संघर्ष में उलझे रहना पड़ा, बल्कि विदेशी आक्रमणों से भी जूझना पड़ा। राजनैतिक एकता का अभाव इस युग की सबसे बड़ी कमजोरी थी। कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो सभी राज्यों को एकजुट कर सके। राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। भारतीय राजाओं में राष्ट्रीय हित से अधिक व्यक्तिगत और क्षेत्रीय हित प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त भारतीय राज्यों का सैन्य संगठन पिछड़ा हुआ था।
यूरोपीय सैन्य संगठन और रणनीति की तुलना में भारतीय सेनाएं तकनीकी और संगठनात्मक रूप से पिछड़ी हुई थी। कर्नाटक में 3 युद्ध, कर्नाटक के युद्ध मुख्य रूप से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए लड़े गए। ये युद्ध केवल भारतीय संघर्ष नहीं थे, बल्कि यूरोपीय शक्तियों के बीच वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का प्रतिबिंब थे। कालावधि 1746 से 1748 प्रथम कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि यूरोपीय राजनीति में थी। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के युद्ध के कारण यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने आ गए थे। इसी यूरोपीय प्रतिद्वंद्विता का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनियों की महत्वाकांक्षा के कारण भारत में भी इसी प्रतिद्वंद्विता ने युद्ध का रूप ले लिया। युद्ध का परिणाम और समापन 1748 में एक्सला-शापेम की संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हुआ। भारत में ये युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ, अर्थात न तो अंग्रेज पूरी तरह विजयी हुए और न ही फ्रांसीसी। दोनों पक्षों को अपनी अपनी स्थितियों को बनाए रखना पड़ा। सेंट थॉमे अड्यार की लड़ाई। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना हुई। 1746 में सेंट थॉमे या अड्यार के युद्ध में एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब की एक बहुत बड़ी सेना को पराजित किया। यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे यह प्रमाणित हुआ कि यूरोपीय सैन्य संगठन और रणनीति भारतीय सैन्य व्यवस्था से अधिक प्रभावी थी। ये युद्ध दर्शाता है कि छोटी परंतु सुसंगठित यूरोपीय सेना एक बड़ी परंतु अव्यवस्थित भारतीय सेना को कैसे पराजित कर सकती है। अगली कक्षा का विषय अगली कक्षा में कर्नाटक युद्धों, विशेषकर द्वितीय और तृतीय, और बंगाल विजय, जिसमें पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और द्वैध शासन की व्यवस्था शामिल है, का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा।